हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपकी उज्जवल हुई इस कामना के साथ इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। ये सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पार्ट 2 भूगोल से है। पार्ट 2 भूगोल का पार्ट 3 जल संसाधन से है। बहुविकल्पी प्रश्न और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसी में एक साथ रखा हूँ। तो इसका एक सेशन आपके पास पहुंच गया है, दूसरा सेशन जा रहा है। दूसरे में 10-11 क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं, 11 प्रश्न और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। तो ध्यानपूर्वक देखें, समझें, याद करें और नोटबुक में लिखें। बिना देरी लगाए बहुविकल्पी प्रश्नों पर आ जाते हैं। जिसका पहला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रश्न नंबर 1, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रश्न नंबर 1, 133वां स्थान है, 135वां स्थान है, 140वां स्थान है, 125वां स्थान है। अब आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसा नहीं है विकल्प कि जिससे ये कहा जाए कि भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता अच्छी है। तो प्रश्न नंबर 1 का क्या सही उत्तर होगा? 133वां स्थान, 135वां स्थान, 140वां स्थान, 125वां स्थान। तो प्रश्न नंबर 1, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान है 133वां स्थान। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? 1/3 भाग, 1/4 भाग, आधा भाग या 3/4 भाग? प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? 1/3 भाग, 1/4 भाग, आधा भाग या 3/4 भाग? तो पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है? राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है? गुल कहा जाता है या कुल कहा जाता है या टाँका कहा जाता है या बाओक्स कहा जाता है? चलिए भाई, ऑप्शन देखें। गुल कहा जाता है, कुल कहा जाता है, टाँका कहा जाता है या बाओक्स कहा जाता है? प्रश्न नंबर 3, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है टाँका। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध का दुष्प्रभाव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बांध का दुष्प्रभाव नहीं है? प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा बांध का दुष्प्रभाव नहीं है? ऑप्शन देखें। अंतर्राज्यीय जल विवाद, जलाशय में तलछट का जमना, जनसंख्या का विस्थापन या बाढ़ नियंत्रण? प्रश्न नंबर 4, अंतर्राज्यीय जल विवाद, जलाशय में तलछट का जमना, जनसंख्या का विस्थापन या बाढ़ नियंत्रण? तो दुष्प्रभाव क्या नहीं है? पहले देख लें दुष्प्रभाव क्या है। अंतर्राज्यीय जल विवाद हो जाता है,
जलाशय में तलछट जम जाता है, जनसंख्या का विस्थापन हो जाता है, पर दुष्प्रभाव नहीं है। पूछा तो दुष्प्रभाव नहीं है, बाढ़ नियंत्रण। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5, कर्नाटक के मैसूर जिले के किस गांव में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति, छत, वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है? प्रश्न नंबर 5, कर्नाटक के मैसूर जिले के किस गांव में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति, छत, वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है? तो उस गांव का नाम गुंडाधुर है, या सरगुर है, या जयपुरा है, या अदागुर है? प्रश्न नंबर 5, कर्नाटक के मैसूर जिले के किस गांव में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति, छत, वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है? तो उस गांव का नाम है गुंडाथूर। गुंडाथूर उस गांव का नाम है। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में छत, वर्षा जल संग्रहण की रीत कम होती जा रही है? प्रश्न नंबर 6, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में छत, वर्षा जल संग्रहण की रीत कम होती जा रही है? पूर्वी क्षेत्र में, या उत्तरी क्षेत्र में, या पश्चिमी क्षेत्र में, या दक्षिणी क्षेत्र में? राजस्थान के कौन से क्षेत्र में छत, वर्षा जल संग्रहण की रीत कम होती जा रही? तो वो है क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7, कोसी परियोजना भारत के किस राज्य में है? कोसी परियोजना भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड में है, बिहार में है, पंजाब में है, उड़ीसा में है? प्रश्न नंबर 7, कोसी परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो कोसी परियोजना भारत के बिहार राज्य में है भाई, बिहार राज्य में। कोसी परियोजना भारत के बिहार राज्य में है। प्रश्न नंबर 8, बहुउद्देशीय बांध किस लिए बनाए जाते हैं? बहुउद्देशीय बांध किस लिए बनाए जाते हैं? सिंचाई के लिए बनाए जाते हैं, या विद्युत उत्पादन के लिए बनाए जाते हैं, या मनोरंजन के लिए बनाए जाते हैं, या इनमें सभी के लिए बनाए जाते हैं? प्रश्न नंबर 8, बहुउद्देशीय बांध किस लिए बनाए जाते हैं? तो बहुउद्देशीय बांध सिंचाई, विद्युत उत्पादन, मनोरंजन, इन सभी के लिए बनाए जाते हैं भाई। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? वर्षा का जल, भौमिक जल, ये आदि भौमिक जल है भाई, आदि भौमिक, आदि भौमिक जल है। समुद्री जल, नदी का जल। तो सर्वाधिक खारा जल किसका होता है? प्रश्न नंबर 9, सर्वाधिक खारा जल समुद्री जल होता है भाई, समुद्री जल। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है? भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है? 50% जल सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, या 60% उपयोग किया जाता है,
या 65% या 70%। प्रश्न नंबर 10, भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है भाई 60% जल। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को संयुक्त रूप से लाभान्वित करती है? प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को संयुक्त रूप से लाभान्वित करती है भाई? ऑप्शन देख लें। तुंगभद्रा परियोजना, टेहरी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना या नागार्जुन सागर परियोजना। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को संयुक्त रूप से लाभान्वित करती है? तुंगभद्रा, टेहरी, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा दामोदर घाटी, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दामोदर घाटी। चलिए भाई, अब ये बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर पूर्ण हुई। अब यहीं से लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को चालू कर रहे हैं। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस पाठ से जो बन सकते थे वो आपके स्क्रीन पर एक शेड्यूल आया है। इस शेड्यूल के माध्यम से कम 10-12 प्रश्न नहीं तो 20 प्रश्न तैयार हो सकते हैं। इस शेड्यूल को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और नोटबुक में लिखेंगे। भारत की कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। भारत की कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। तो यहाँ पर कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है, किस नदी पर है, किस राज्य में है, ये आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। पर चार्ट को ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और नोटबुक में लिखेंगे भी। चलिए, बहुउद्देशीय परियोजना है, नदी का नाम है, राज्य है। समझिए इतना। अब आगे हम कोशिश करते हैं पूरा स्क्रीन पर लाने की। 10 आपकी स्क्रीन पर है। पहला देखें, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर है? किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पर। ये किस राज्य में है? पंजाब राज्य में। समझिए, 2 क्वेश्चन समझ लिए बन गया इससे। तो एक चार्ट के माध्यम से, ज़्यादा प्रश्नों की श्रृंखला न रखकर एक चार्ट आपके सामने रख दिया हूँ। उस चार्ट के माध्यम से आप नदी परियोजनाओं को समझ सकते हैं। तो पहली बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है। किस नदी पर? सतलुज नदी पर। कहाँ पर? पंजाब में। दूसरी देखें, दामोदर परियोजना। दामोदर परियोजना किस नदी पर है? दामोदर नदी पर है। समझिए, किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। दूसरी परियोजना का नाम है दामोदर परियोजना, दामोदर नदी पर है और राज्य का नाम पूछा जाए तो झारखंड राज्य पे है। और इसी दामोदर परियोजना से पश्चिम बंगाल भी लाभान्वित हो रहा है। समझिए, अगर ऑप्शन में आपके झारखंड ना रहे, पश्चिम बंगाल रहे, तो आप बिना हिचक सही करके आना पेपर में। प्रश्न पत्र में अगर झारखंड न रहे दामोदर परियोजना पर और पश्चिम बंगाल रहे, तो आप
बेहिचक प्रश्न को सही कर देंगे, उत्तर सही ही माना जाएगा। तीसरी देखें, हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर। ये किस राज्य में है? तो राज्य है उड़ीसा। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है और ये उड़ीसा में है। उड़ीसा का नाम ओडिशा हो गया है। उड़ीसा का नाम ओडिशा हो गया है। अब चौथा देखें, नागार्जुन सागर परियोजना। तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। किस राज्य में है ये परियोजना? तो आंध्र प्रदेश में है। किस राज्य में है ये परियोजना? तो आंध्र प्रदेश में है। 4 परियोजनाओं को समझ चुके आप। फिर 5वीं देखें, कोसी परियोजना किस नदी पर बनी है? कोसी नदी पर बनी है। किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। समझ रहे हैं? इसमें आप जितना भी प्रश्न बना लें, 10 लाइन में किया हूँ, 10 परियोजनाओं का नाम दिया हूँ, तो उस 10 परियोजनाओं से आप 30 क्वेश्चन तक बना सकते हैं। और अगर घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछना चाहे तो कम से कम 60 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक चार्ट के माध्यम से आपके पास पेश किया हूँ। इसको आप 2-3 बार देखेंगे और समझेंगे, याद करेंगे और नोटबुक में लिख लेंगे। केवल लिख लेने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि साथ में देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो इसमें मेरी आवाज़ भी जाएगी, आपके कान में आवाज़ पड़ेगी। सामने एक एक परियोजना पे हम लाइन खींचते, वो भी आपके सामने जाएगा। तो याद करने का अच्छा तरीका है कि 2-3 बार सेशन को देखें, फिर नोटबुक में लिखें, नोटबुक में एक बार पढ़ें, फिर एक आध बार इस सेशन को देखें। इस तरह से आप सारी परियोजनाओं के बारे में जान जाएंगे। चलिए, अब 6वीं परियोजना कौन है? टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी कौन सी है? वही गंगा नदी। गंगा नदी को उत्तराखंड में या जहाँ से निकलती है वहाँ से गोमुख और उसके अन्य जब उस धारा के रूप में प्रवाहित हो जाती है उत्तराखंड में आते आते हैं, तो ये भागीरथी नाम से कहलाती है गंगा नदी। गंगा नदी को भागीरथी भी कहा जाता है। तो टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? अगर भागीरथी नदी नाम ना रहे, गंगा नदी नाम रहे, तो बेहिचक उत्तर सही करके आना है। किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में है। चलिए अगली देखते हैं, सतलुज परियोजना। सतलुज परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर। ये अब यहाँ गलती नहीं करना है। सतलुज परियोजना सतलुज नदी पर नहीं है, चिनाब नदी पर है। ध्यान से सुने इसको। सतलुज परियोजना सतलुज नदी पर नहीं है, चिनाब नदी पर है। ये समझें, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि सेशन को बार बार देखना है। सतलुज परियोजना चिनाब नदी पर है। कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगली परियोजना देखते हैं, रणजीत सागर बांध परियोजना। रणजीत सागर बांध परियोजना तो ये किस नदी पर है? रावी नदी पर। रणजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? रावी नदी पर है। किस राज्य में है? पंजाब राज्य में है। समझिए, रणजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर है, पंजाब राज्य में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ पर है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये सतलुज नदी पर है। सतलुज नदी पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ पर है? सतलुज नदी पर है। किस राज्य में है? तो राजस्थान में है।
राजस्थान में। फिर अगला देखें, फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना कहाँ पे है, किस नदी पर? तो ये भागीरथी नदी यानी वही गंगा नदी है। आपको बताया कि ये वहाँ पर जहाँ से निकलते हैं वहाँ पे भागीरथी कहलाती है, बीच में ये गंगा नदी कहलाती है। फिर बिहार में सोनगंगा कहलाती है और पश्चिम बंगाल में ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद इसका नाम बदल जाता है। तो इसका अगर सोनगंगा रहे या गंगा रहे या भागीरथी रहे, जो भी नाम रहे, तो आप बेहिचक उत्तर को सही करके आना। यहाँ पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। तो चलिए भाई, अभी इस 10 परियोजनाओं के बारे में आप समझ चुके होंगे। ये चार्ट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब बढ़वाएं। अब जो आपकी क्लास फेलो हों, किसी भी स्कूल में हों, उनको समझाने का प्रयास करें कि इस चैनल के माध्यम से सामाजिक विज्ञान की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है और साथ में इसी चैनल पर कंपटीशन की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो कक्षा 6 से कक्षा 10 तक सामाजिक विज्ञान की तैयारी होगी और उसके बाद में इसी चैनल पर कंपटीशन की तैयारी होगी। इसी चैनल पर कक्षा 11 और 12 का इतिहास और राजनीति शास्त्र, इतिहास और नागरिक शास्त्र के भी इसी पर तैयारी करवाई जाएगी। तो लोगों से कहें, प्रेरित करें कि वो इस चैनल से जुड़ें। तो चलिए, ये चार्ट आपको पसंद आ गया होगा। अब आगे चलते हैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर प्रश्न देखें। जल दुर्लभता क्या है? जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या हैं? जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या हैं? तो आप लिखना चालू करेंगे, याद करना चालू करेंगे, सुनना चालू करेंगे, पढ़ना चालू करेंगे। प्रश्न देख लिए, जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या हैं? तो जल दुर्लभता के निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। जल दुर्लभता के निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं, ऐसा लिखेंगे। नंबर 1, बढ़ती जनसंख्या। नंबर 1 पे आए, बढ़ती जनसंख्या। जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपाय में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके सिंचित क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है। सिंचित क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है या बढ़ा दिया जाता है। फिर से देखें, बढ़ती जनसंख्या। जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपाय में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके सिंचित क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है। दूसरा देखें भाई, जल का असमान वितरण। हेडिंग डाल के, इसलिए तो आपके सामने किया हूँ कि आप हेडिंग डाल के लिखेंगे तो एग्जामिनर प्रभावित होगा। चलिए, जल का असमान वितरण, हेडिंग डाल के और 2-2 लाइन की व्याख्या दे रहा हूँ। ऐसा करेंगे तो मान लीजिए 4 हेडिंग दिया तो 4 दूनी 8 लाइन ये हो गया। 1 लाइन 4 हेडिंग 12 लाइन हो गया। 1 लाइन ऊपर 13 लाइन, तो 10-12 लाइन 13 लाइन हो गया। और जोड़ना चाहेंगे तो बहुविकल्पी प्रश्नों को इधर ला के जोड़ देंगे। समझ गए? चलिए, जल का असमान वितरण। भारत में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, ये माँ है भाई माँ। भारत में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सूखा पड़ता है, वर्षा बहुत कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में भी जल दुर्लभता या जल की कमी देखी जा सकती है। फिर से देखें, भारत में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सूखा पड़ता है, वर्षा बहुत कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में भी जल दुर्लभता
या जल की कमी देखी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। निजी कुएं या नलकूप, ये तीसरा नंबर डाल लेना, तीसरा नंबर डाल देना भाई। निजी कुएं या नलकूप, बहुत से किसान अपने खेतों में निजी कुओं व नलकूपों से सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं। बहुत से किसान अपने खेतों में निजी कुओं व नलकूपों से सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, किंतु इसके कारण लगातार भूजल का स्तर नीचे गिर रहा है। किंतु इसके कारण लगातार भूजल का स्तर नीचे गिर रहा है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। फिर से, बहुत से किसान अपने खेतों में निजी कुओं व नलकूपों से सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, किंतु इसके कारण भूजल का स्तर नीचे गिर रहा है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। आगे इसको 4 नंबर डाल देंगे, इसको 4 नंबर डाल देंगे। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण, स्वतंत्रता के बाद हुए औद्योगिकरण के कारण भारत में लवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ गया है। उद्योगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति जल विद्युत से की जाती है। इस कारण ही जल की कमी का सामना करना पड़ता है। औद्योगिकरण का देखें दोबारा, स्वतंत्रता के बाद हुए औद्योगिकरण के कारण भारत में लवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ गया है। उद्योगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति जल विद्युत से की जाती है। इस कारण ही जल की कमी का सामना करना पड़ता है। अब आगे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्नों का एक आधार प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप बहुविकल्पी प्रश्नों को यहाँ जोड़ कर इसको 2-3 पेज 4 पेज जितना आपके पास बोर्ड में समय रहेगा, जितना परीक्षा में समय मिलेगी आपको, उतना बड़ा आप कर सकते हैं। आपको एक आधार प्रस्तुत करके दे रहा हूँ। तो प्रश्न नंबर 2, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए। इसकी व्याख्या देखें। नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, जैसे बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन तथा मत्स्य पालन। ऐसी योजनाओं को बहुउद्देशीय योजनाएं कहा जाता है। बहुउद्देशीय नहीं, बहुउद्देशीय भाई, बहुउद्देशीय है। बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। इस परियोजना से कुछ लाभ होते हैं तो कुछ हानियां भी होती हैं। फिर से, नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, जैसे बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई,
विद्युत उत्पादन तथा मत्स्य पालन। ऐसी योजनाओं को बहुउद्देशीय योजनाएं कहा जाता है। इस परियोजना से कुछ लाभ होते हैं तो कुछ हानियां होती हैं। चलिए भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। लाभ देखते हैं पहले, फिर हानि देखते हैं। लाभ देखते हैं पहले। नदियों पर बांध बनाकर केवल सिंचाई ही नहीं की जाती। नदियों पर बांध बनाकर केवल सिंचाई ही नहीं की जाती, अपितु इनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उत्पादन, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौका चालन और मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। यहाँ एकत्रित जल के अनेक उपयोग समन्वित होते हैं। फिर से लाभ को देखें। नदियों पर बांध बनाकर केवल सिंचाई ही नहीं की जाती, अपितु इनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उत्पादन, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौका चालन और मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। यहाँ एकत्रित जल के अनेक उपयोग समन्वित होते हैं। यहाँ एकत्रित जल के अनेक उपयोग समन्वित होते हैं। अब देखते हैं, लाभ देख लिया, अब देखते हैं हानियाँ। हानियों को भी देख लें। हानियाँ देखें तो हानियों में क्या क्या है भाई। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है। जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है। अत्यधिक तलछट जलाशय की तलों में जमा होता रहता है। अत्यधिक तलछट जलाशय की तलों में जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है। जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है। नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांध देते हैं। बांध नदियों को टुकड़ों में बांध नहीं दे बांट देते हैं। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं भाई, बांट देते हैं, बांट देते हैं। समझ गए। बांध नदियों को टुकड़ों में बांध देते हैं, जिससे जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। जिससे जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बने जलाशयों से वहाँ मौजूद वनस्पति
और मिट्टी जल में डूब जाती है। बाढ़ के मैदान से बने जलाशयों से वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टी जल में डूब जाती है। इन परियोजनाओं के कारण स्थानीय लोगों को अपनी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव व नियंत्रण आदि को कुर्बान करना पड़ता है। इन परियोजनाओं के कारण स्थानीय लोगों को अपनी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव व नियंत्रण आदि को कुर्बान करना पड़ता है। तो चलिए भाई, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, औद्योगिकरण और शहरीकरण किस प्रकार जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी हैं? औद्योगिकरण और शहरीकरण किस प्रकार जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी हैं? प्रश्न नंबर 3, इसकी व्याख्या देखें भाई। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ गया। शहरीकरण उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ गया। उन लोगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। उन लोगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। शहरों की बढ़ती जनसंख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु एक विशेष संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई हैं। यदि शहरी आवास समितियों को देखें तो पाएंगे कि उनके अंदर जल आपूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार शहरों में जल संसाधनों का शोषण हो रहा है और जल दुर्लभता उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार शहरों में जल संसाधनों का शोषण हो रहा है और जल दुर्लभता उत्पन्न हो रही है। प्रश्न नंबर 4 देखें। प्रश्न नंबर 4, नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 4, नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं? चलिए भाई, इसकी व्याख्या देखते हैं। कुछ सामाजिक संगठन बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का विरोध कर रहे थे।
कुछ सामाजिक संगठन बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का विरोध कर रहे थे। उनमें से एक आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यानपूर्वक सुने, ध्यानपूर्वक कंठस्थ करें। कुछ सामाजिक संगठन बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का विरोध कर रहे थे। उनमें से एक आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन है। उनमें से एक आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन है। यह आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन द्वारा, यह आंदोलन या नहीं है, यह है भाई, ये यह है, यह है। यह आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा रहा है, जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविद और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। मूल रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांधों के पानी में डूबने जैसे मुद्दों पर केंद्रित था। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया। देखिए इसको, कुछ सामाजिक संगठन बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का विरोध कर रहे थे। उनमें से एक आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन है। यह आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा रहा है, जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। मूल रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे मुद्दों पर केंद्रित था। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया। चलिए भाई, प्रश्न नंबर 5 देखें। वर्षा जल संग्रहण से क्या अभिप्राय है? वर्षा जल संग्रहण से क्या अभिप्राय है? वर्षा जल संग्रहण के मुख्य तरीके कौन से हैं? इसके लाभों का वर्णन कीजिए। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये नोट करके चलें कि ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में अवश्य आएगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में अवश्य आएगा, तो आप नोट करके चलें। इसको बार बार सेशन को देखेंगे और नोट कर लेंगे। ये प्रश्न विशेष रूप से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। चलिए अब हम आगे व्याख्या करते हैं। जल संग्रहण का अर्थ यह है कि जल संग्रहण का अर्थ यह है कि वर्षा के जल का उसी स्थान पर प्रयोग करना जहां यह गिरती है। वर्षा जल संग्रहण के प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं। वर्षा जल संग्रहण का अर्थ यह है कि वर्षा के जल का उसी स्थान पर प्रयोग करना जहां ये गिरती है। वर्षा जल संग्रहण के प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं। तरीके देखिए भाई। नंबर 1, पानी को भवनों की छतों से ही इकट्ठा कर लेना चाहिए।
पानी को भवनों की छतों से ही इकट्ठा कर लेना चाहिए। आसपास पड़ने वाली वर्षा का बहने वाला पानी तालाबों आदि में, ये में है भाई, तालाबों आदि में इकट्ठा करना चाहिए ताकि बाद में उसका उपयोग किया जा सके। आसपास पड़ने वाली वर्षा का बहने वाला पानी तालाबों आदि में इकट्ठा करना चाहिए ताकि बाद में उसका उपयोग किया जा सके। तीसरा देखिए, वर्षा के मौसम में जब नदियों में बाढ़ आई हुई हो, वर्षा के मौसम में जब नदियों में बाढ़ आई हुई हो तो इस पानी को अतिरिक्त भूमि में गड्ढे को बनाकर भर लेना चाहिए। वर्षा के मौसम में जब नदियों में बाढ़ आई हुई हो तो इस पानी को अतिरिक्त भूमि में गड्ढों को बनाकर भर लेना चाहिए। इस प्रकार से किए गए वर्षा जल संग्रहण का अनेक प्रकार से लाभ उठाया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, इसे साफ करके स्थानीय लोगों की पानी की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। इसे साफ करके स्थानीय लोगों की पानी की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। नंबर 2, इस पानी का वर्षा के कम होने या ना होने के समय खेतों की सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस पानी का वर्षा के कम होने या ना होने के समय खेतों की सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा देखें, इस खड़े पानी का यह भी लाभ होता है, इस खड़े पानी का यह भी लाभ होता है कि धरातल के नीचे का पानी स्तर ऊंचा रहता है। इस खड़े पानी का यह भी लाभ होता है, यानी बरसात के पानी का, खड़े पानी यानी बरसात के पानी का, इस खड़े पानी का यह भी लाभ होता है कि धरातल के नीचे का पानी स्तर ऊंचा रहता है, जिसे कुओं और नलकूपों द्वारा बाहर निकालकर प्रयोग में लाया जा सकता है, जिसे कुओं और नलकूपों द्वारा बाहर निकालकर प्रयोग में लाया जा सकता है। चौथा देखें, वर्षा जल संग्रहण के से अधिक वर्षा के समय बाढ़ की स्थिति से भी बचा जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण से अधिक वर्षा के समय बाढ़ की स्थिति से भी बचा जा सकता है। पांचवा देखें, वर्षा जल संग्रहण के परिणाम स्वरूप शहरों में गंदे जल की निकासी व्यवस्था पर भी इतना बोझ नहीं पड़ता है। वर्षा जल संग्रहण के परिणाम स्वरूप शहरों में गंदे जल की निकासी व्यवस्था पर भी इतना बोझ नहीं पड़ता है। तो ये लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का आपके सामने एक आधार प्रस्तुत किया हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा उत्तर बनाने की कोशिश आप लोग करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों को रट लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे और उन प्रश्नों को इन लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में सेट कर लेंगे। सेट करके इसका उत्तर बड़ा कर सकते हैं। आपके सामने एक आधार प्रस्तुत कर दिया हूँ, इसी आधार पर आप उत्तर को बड़ा कर सकते हैं और बोर्ड के परीक्षा में आप सबसे आगे निकल सकते हैं, सबसे आगे आ सकते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर आ सकता है, यानी 100 में 100 नंबर आपका आ सकता है। पर सेशन को 2-3 बार देखें और सेशन को देखने के बाद लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में बहुविकल्पीय प्रश्नों को सेट करके उत्तर को 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, जैसा परीक्षा में आपके पास समय रहे वैसा आपको करना है। तो चलिए भाई, अब हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।